Hello everyone. Now we are going to continue our chapter 8, Human Health and Disease, and this is for class 12th students. So in previous class we were discussing about infectious diseases and we had completed about viral diseases, bacterial diseases and protozoan diseases, right? So let us come to the next topic, that is हेलमिंथिक डिजीजेस, यानी वो बीमारियां जो हेलमिंथ्स के द्वारा कॉज की जाती हैं। ठीक है, सो गाइस इनमें सबसे पहले आता है एलिफेंटियासिस या फाइलेरियासिस। एलिफेंटियासिस या फाइलेरियासिस एक हेलमिंथिक डिजीज में है और इट इज़ कॉज्ड बाय वुचेरेरिया बैनक्रॉफ्टी और वुचेरेरिया मेलेई, यानी ये वो बीमारी है जिसको वुचेरेरिया बैनक्रॉफ्टी या वुचेरेरिया मेलेई के द्वारा कॉज किया जाता है। ये एक हेलमिंथ है और इट इज़ थ्रेड लाइक हैंड्स कॉल्ड फाइलेरिया, और फाइलर मीन्स होता है थ्रेड, यानी इसमें जो बीमारी के सिम्टम्स हैं ये बैक्टीरिया ये जो हेलमिंथ है ये अपने आप में एक थ्रेड लाइक होता है, देखने में धागे जैसे दिखता है, इसीलिए इसको फाइलेरिया बोलते हैं, क्योंकि फाइलर माने थ्रेड होता है। ओके, pathogen is transmitted through the bite of female mosquito in which a part of its life cycle occurs. जो पैथोजन है it is transmitted through the bite of female mosquito. इस पैथोजन का ट्रांसमिशन, तो ये जो पैथोजन है इसका ट्रांसमिशन होता है फीमेल मॉस्किटो के काटने से, in which a part of its life cycle occurs, और इसी फीमेल मॉस्किटो में इसकी लाइफ साइकिल का भी एक हिस्सा पूरा होता है, राइट। और इस फीमेल मॉस्किटो का नाम है, द वेक्टर इज फीमेल क्यूलेक्स मॉस्किटो, यानी यहाँ जो वुचेरेरिया बैनक्रॉफ्टी है या वुचेरेरिया मेलाई है, इसके द्वारा जो फाइलेरियासिस या एलिफेंटियासिस डिजीज कॉज की जाती है, इसका ट्रांसमिशन करने वाला जो करियर है, इसका ट्रांसमिशन करने वाला जो वेक्टर है, दैट इज फीमेल क्यूलेक्स मॉस्किटो। तो vector is female culex mosquito. Then next point is symptoms are slowly developing, और ये जो symptoms हैं ये धीरे धीरे डेवलप होते हैं। chronic inflammation of the organs like lymphatic vessels of the lower limbs, और ये जो symptoms हैं ये धीरे धीरे डेवलप होते हैं, जिसके थ्रू जो लोअर लिम्स हैं यानी जो पैर हैं उस पेशेंट के, उसके लिम्फेटिक वेसल्स में और कुछ और ऑर्गन्स में एक बहुत ही सीवियर, बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड इन्फ्लेमेशन स्टार्ट हो जाता है। सो द जेनाइटल ऑर्गन्स मे गेट डिफॉर्म्ड ड्यू टू द इन्फेक्शन, और इस इन्फेक्शन की वजह से जो उस पेशेंट के जेनाइटल ऑर्गन्स हैं वो भी काफ़ी हद तक डिफॉर्म्ड हो जाते हैं। डिफॉर्म मीन्स उनका भी शेप प्रॉपर नहीं रहता, उनका भी साइज प्रॉपर नहीं रहता, वो भी अलग अलग एनलार्ज या अजीब तरीके के शेप और साइज के हो जाते हैं जेनेटल ऑर्गन्स भी इस तरीके के पेशेंट्स में, जिनमें एलिफेंटियासिस या फाइलेरियासिस नामक डिजीज होती है। सो नेक्स्ट डिजीज इज, अगली जो डिजीज है हेलमिंथ्स होने वाली, दैट इज एस्केरियासिस। एस्केरियासिस इज कॉज्ड बाय एस्केरिस लिम्ब्रिकॉइड्स और राउंड वॉर्म। आप जानते हैं कि एस्केरिस को हम एस्के हेलमिंथ्स में रखते हैं, एस्के हेलमिंथ्स में स्टडी करते हैं, तो एस्केरिस लुम्ब्रिकॉइड्स, जिसको कॉमनली राउंड वॉर्म कहा जाता है, इसके द्वारा ये बीमारी कॉज की जाती है, जिसका नाम है एस्केरियासिस। इसके सिम्टम्स हैं, सिम्टम्स आर नोजिया, सीवियर एब्डोमिनल पेन, इंटरनल ब्लीडिंग, मस्कुलर पेन, फीवर, एनीमिया एंड ब्लॉकेज ऑफ इंटेस्टाइनल पैसेज। और इसके द्वारा जो सिम्टम्स हैं उसमें नोजिया यानी नाक बहना, सीवियर एब्डोमिनल पेन, पेट में बहुत तेज दर्द होना, इंटरनल ब्लीडिंग, शरीर के अंदर ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है ड्यू टू रप्चरिंग ऑफ ब्लड वेसल्स, देन मस्कुलर पेन, मांसपेशियों में बहुत ज़्यादा पेन रहता है, और फीवर, बुखार आता है, एनीमिया, ब्लड की कमी होने लगती है, और इंटेस्टाइनल पैसेज का ब्लॉकेज होने लगता है। ओके, नेक्स्ट इज इट इज ट्रांसमिटेड थ्रू कॉन्टेमिनेटेड वाटर, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, और इसका जो ट्रांसमिशन है वो प्रदूषित जल,
फल और सब्जियां वगैरह खाने से होता है। देन द एग्स ऑफ एस्केरिस आर रिलीज्ड along with the fecal matter of the patient and get mixed up with the soil or water। और एस्केरिस के जो एग्स हैं ये रिलीज किए जाते हैं उस पेशेंट के फीकल मैटर के द्वारा, जो कि पानी के साथ या मिट्टी के साथ मिक्स हो जाते हैं बाद में, और वहीं से ये कॉन्टेमिनेशन शुरू हो जाता है और एक हेल्दी पर्सन भी इस एस्केरिस से होने वाली एस्केरियासिस नामक बीमारी का शिकार हो जाता है। चलिए अब हम बात करते हैं अपनी लास्ट कैटेगरी ऑफ इन्फेक्शियस डिजीजेस की, यानी फंगल डिजीजेस की। फंगी से होने वाली डिजीजेस फंगल डिजीज कहलाती हैं, और इसमें एक मोस्ट कॉमन है रिंग वॉर्म डिजीज। इट इज कॉज्ड बाय माइक्रोस्पोरम स्पीसीज। ये जो रिंग वॉर्म डिजीज है ये माइक्रोस्पोरम स्पीसीज से या ट्राइकोफाइटन स्पीसीज से या एपिडर्मोफाइटन स्पीसीज से होने वाली बीमारी है। माइक्रोस्पोरम स्पीसीज या ट्राइकोफाइटन स्पीसीज या एपिडर्मोफाइटन स्पीसीज से होने वाली बीमारी रिंगवॉर्म है, रिंगवॉर्म डिजीज। द डिजीज इज एक्वायर्ड बाय कमिंग इन कॉन्टैक्ट विद द सॉइल और बाय यूजिंग आर्टिकल्स ऑफ द इन्फेक्टेड पर्सन। और ये बीमारी जो इन्फेक्टेड पेशेंट्स हैं उनके द्वारा जो आर्टिकल्स, जो ऑब्जेक्ट्स इस्तेमाल किए जा रहे हैं उनको यूज़ करने से, उनको शेयर करने से, या जो सॉइल के कांटेक्ट में किसी प्रकार से अगर कोई पर्सन आता है तो उसके ज़रिए भी उसकी बॉडी में ये रिंगवॉर्म डिजीज़ होने के चांसेस होते हैं। अब इसके सिम्टम्स क्या हैं? सिम्टम्स आर ड्राई स्केली लेजन्स ऑन वेरियस पार्ट्स ऑफ द बॉडी, स्पेशली ऑन द स्किन, नेल्स एंड स्कैल्प। यानी शरीर के कई अलग अलग हिस्सों में सूखे पपड़ी जैसे, चकत्ते जैसे बनने लगते हैं, जिसको खासकर हम स्किन पर या नेल्स के ऊपर या हेयर स्कैल्प वगैरह में देख सकते हैं। ठीक है, और इसके साथ साथ इंटेंस इचिंग और बहुत तेज़, बहुत ज़्यादा खुजली सी महसूस होती है उस पेशेंट को। चलिए अब बात करते हैं इनके प्रिवेंटिव मेजर्स की, यानी इनसे बचाव के क्या तरीके हैं, इससे कैसे हम छुटकारा पा सकते हैं। फर्स्ट पॉइंट सेज प्रॉपर सीवेज ट्रीटमेंट एंड सैनिटेशन। सॉरी, ये सेकंड पॉइंट था। फर्स्ट पॉइंट इज मेंटेनिंग पर्सनल हाइजीन एंड कंजम्पशन ऑफ क्लीन ड्रिंकिंग वाटर एंड फूड। पहली चीज़ तो हम अपने शरीर की प्रॉपर पर्सनल हाइजीन रखें और साफ सफाई रखें, और इसके साथ साथ पीने का पानी और जो भोजन है वो सब कुछ बहुत साफ सुथरा और हाइजीनिक हो। सेकंड इज प्रॉपर सीवेज ट्रीटमेंट एंड सैनिटेशन। और जो सीवेज है, आप जानते हैं जो भी फीकल मैटर है, ह्यूमन एक्सक्रीटा, वो सब कुछ प्रॉपरली उसको ट्रीट करके डिस्चार्ज किया जाए, तो प्रॉपर सीवेज ट्रीटमेंट हो और सैनिटेशन हो, यानी मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक हाइजीन। राइट, तो पब्लिकली भी हम अपने घर में, अपने आसपास, अपने मोहल्ले पड़ोस में पूरी तरह साफ सफाई रखें। नेक्स्ट पॉइंट इज हाइजीनिक डिस्पोजल ऑफ एक्सक्रीटा, वेस्ट एंड अदर आर्टिकल्स। और जितने भी वेस्ट मटेरियल हैं, चाहे ह्यूमन एक्सक्रीटा हो चाहे एनिमल एक्सक्रीटा हो, तो जो भी हमारा वेस्ट मटेरियल है वो सब की प्रॉपर हाइजीनिक डिस्पोजल हो। ऐसे ही नहीं इधर उधर फेंकना, ऐसे ही इधर उधर नहीं पड़े छोड़ देना, तो उसको प्रॉपरली डिस्पोज किया जाना चाहिए हाइजीनिकली। नेक्स्ट पॉइंट इज आइसोलेशन ऑफ पेशेंट सफरिंग फ्रॉम इन्फेक्शियस डिजीजेस। और जो पेशेंट्स इन्फेक्शियस डिजीजेस से सफ़र करते हैं, जिनको वो बीमारी लगी हुई है, तो ऐसे पर लोगों का आइसोलेशन कर देना चाहिए, यानी उनके संपर्क में हेल्दी पर्सन्स ना जाएं। ठीक है, उनको आइसोलेट किया जाना चाहिए प्रॉपरली, ताकि वो बीमारी और ज़्यादा लोगों में ना फैले। नेक्स्ट इज कंट्रोल ऑफ कैरियर्स और वेक्टर्स लाइक फ्लाइज, फीमेल एनोफ्लीज, फीमेल क्यूलेक्स, मॉस्किटोज एट्सेट्रा। और जितने भी ये वेक्टर्स हैं या जो कैरियर्स हैं इन बीमारियों के, जैसे मक्खी है, मच्छर, फीमेल एनोफ्लीज मॉस्किटो, फीमेल क्यूलेक्स मॉस्किटो एट्सेट्रा, इन सब को भी प्रॉपरली कंट्रोल किया जाना चाहिए। इनकी ग्रोथ, इनकी ब्रीडिंग को हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रिवेंट करें, चेक कर सकें। देन वाटर रिसोर्सेज लाइक रिजर्वॉयर्स, पूल्स
cesspools, water tanks, etc. should be cleaned and disinfected periodically. और जहाँ जहाँ जिन जगहों पर पानी इकट्ठा रहता है, जैसे पूल्स है, सेसपूल्स हैं, जो भी वाटर रिजर्वायर्स हैं, है ना, कूलर के टैंक्स हैं या पानी की टंकियां हैं, ये सब चीज़ें भी पीरियडिकली समय समय पर इनको साफ करते रहना चाहिए और डिसइंफेक्टेड करते रहना चाहिए। यानी उनमें कोई ना कोई डिसइंफेक्टेंट ज़रूर मिलाते रहना चाहिए ताकि उसमें किसी प्रकार की माइक्रोबियल ग्रोथ ना होने पाए। राइट। देन इरेडिकेशन ऑफ वेक्टर्स बाय स्प्रेइंग विद इंसेक्टिसाइड्स। और ये जो वेक्टर्स हैं, कैरियर्स हैं, इनको पूरी तरीके से हम इरेडिकेट कर सकें, इनको जड़ से ख़त्म कर सकें, इसके लिए समय समय पर स्प्रेइंग करा देनी चाहिए इंसेक्टिसाइड्स वगैरह की। इन प्लेसेस लाइक ड्रेनेज एरियाज एंड स्वैम्प्स, और ऐसी जगहों पर जहाँ पर इनका ब्रीडिंग ग्राउंड होता है, जहाँ पर इनके बहुत ज़्यादा पनपने की गुंजाइश होती है, जैसे कि नालियाँ, नाले, और जहाँ दलदली ज़मीन है, जहाँ पानी इकट्ठा है, जहाँ कीचड़ वगैरह इकट्ठी हो रखी है, तो वेयर मॉस्किटोज ब्रीड, ऐसी जगहों पर जहाँ मॉस्किटो ब्रीड करते हैं, ये सब इनके ब्रीडिंग ग्राउंड्स होते हैं। और इनको हमें समय समय पर यहाँ पर स्प्रे वगैरह करा के इनको पूरी तरीके से माइक्रोबियल ग्रोथ के लिए अनफिट और अनसुटेबल बनाए रखना चाहिए। इंसेक्टिसाइड्स विल किल द लार्वी ऑफ द मॉस्किटोज, और ये जो इंसेक्टिसाइड्स हैं ये इन मॉस्किटोज के लार्वीज को मारते हैं, ख़त्म कर देते हैं, जिसकी वजह से इनकी जो संख्या है वो नहीं बढ़ती और इनकी ग्रोथ फर्दर नहीं हो पाती, दे कांट मल्टीप्लाई। नेक्स्ट इज यूज ऑफ वैक्सीन्स एंड इम्यूनाइजेशन अगेंस्ट द डिजीजेस हैज़ हेल्प्ड इन प्रिवेंटिंग एंड कंट्रोलिंग मैनी इन्फेक्शियस डिजीजेस सच एज स्मॉल पॉक्स। तो कई प्रकार की जो वैक्सीन्स हैं या इम्यूनाइजेशन जो पैटर्न है, ठीक है, उनके द्वारा भी कई बीमारियों से हमें लड़ने में, उनको कंट्रोल करने में, उनकी रोकथाम करने में कामयाबी मिली है, काफ़ी सफलता, काफ़ी सहायता मिली है हमें। जैसे कि स्मॉल पॉक्स है, तो स्मॉल पॉक्स को वैक्सीनेशन के जरिए, इम्यूनाइजेशन के जरिए आज पूरी तरीके से काबू कर लिया गया है। ऐसे ही यूज़ ऑफ बायोटेक्नोलॉजी इन प्रोड्यूसिंग वैक्सीन्स हैज़ बीन ऑफ ग्रेट हेल्प, और बायोटेक्नोलॉजी की हेल्प से भी जो वैक्सीन्स बनाई गई हैं उससे भी बहुत अच्छी बड़ी सफलता हमें आज मिली है। तो बायोटेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से हमने काफ़ी हद तक इन बीमारियों पर काबू पा लिया है, उनकी वैक्सीन्स डेवलप कर ली हैं, और जिससे कि हम इन सब बीमारियों से निपटने के लिए काफ़ी अच्छी तरह सक्षम हैं। राइट। यूज़ ऑफ ड्रग्स एंड एंटीबायोटिक्स अगेंस्ट इन्फेक्शन इज़ इम्पॉर्टेंट। अब ये जो इन्फेक्शंस होते हैं, जिन पेशेंट्स को हो रहे हैं, उनको ज़रूरी तौर पर, उनको आवश्यक रूप से ड्रग्स की यानी दवाइयों की और एंटीबायोटिक्स की जो आवश्यकता है, जो ज़रूरत है, जो लाभ है, वो ज़रूर देना चाहिए, क्योंकि बिना ड्रग्स के, बिना मेडिसिन के और एंटीबायोटिक्स के ये इन्फेक्शंस पूरी तरीके से ख़त्म नहीं हो पाएगा। राइट। चलिए, सो अब बात करते हैं इम्यूनिटी की। हमारा अगला टॉपिक है इम्यूनिटी। एक्चुअली इम्यूनिटी इज़ द कैपेसिटी ऑफ द होस्ट बॉडी टू फाइट ऑफ इन्फेक्शंस। हमारे शरीर में होने वाले इन्फेक्शंस से लड़ने के लिए शरीर की जो हमारी कैपेसिटी है, जो शरीर की अपनी क्षमता है, उसको हम इम्यूनिटी कहते हैं। तो इम्यूनिटी इज एक्चुअली द कैपेसिटी ऑफ द होस्ट बॉडी टू फाइट ऑफ इन्फेक्शंस। ठीक है, हमारे शरीर में होने वाले अलग अलग प्रकार के संक्रमणों से, इन्फेक्शन से लड़ने की जो शरीर की अपनी ताकत होती है, वो इम्यूनिटी कहलाती है। द प्रेजेंस ऑफ अ फॉरेन बॉडी in the body of the host brings about an immune response by the production of antibodies। और the presence of a foreign body, हमारे शरीर के अंदर किसी बाहरी ऑब्जेक्ट का, किसी बाहरी ऑर्गेनिम्स का उपस्थित होना या प्रवेश कर जाना, it brings about an immune response by the production of antibodies। तो इसके द्वारा जैसे ही कोई बाहरी ऑब्जेक्ट, कैसे कोई बाहरी एजेंट हमारे शरीर में एंटर करता है, प्रवेश करता है, तो हमारे शरीर में एंटीबॉडीज़ बनाई जाती हैं, और इस एंटीबॉडीज़ के उत्पादन से, एंटीबॉडीज़ के बनाने के ज़रिए हमारी बॉडी खुद ब खुद एक इम्यून रिस्पॉन्स क्रिएट करती है। यानी उस एक्सटर्नल एजेंट से एनकाउंटर करने के लिए एंटीबॉडीज़ को प्रोड्यूस किया जाता है। राइट। इम्यूनिटी इज़ प्रेजेंट ओनली इन वर्टिब्रेट्स,
और ये जो इम्यूनिटी है ये केवल वर्टिब्रेट्स में ही पाई जाती है। तो इम्यून सिस्टम और इम्यूनिटी इज फाउंड ओनली इन द वर्टिब्रेट्स। ओके, नेक्स्ट इज इम्यूनिटी कैन बी क्लासिफाइड इन द फॉलोइंग मैनर। अब इम्यूनिटी को हम ब्रॉडली मोटे तौर पे दो तरीके से क्लासीफाई कर सकते हैं। एक तो इम्यूनिटी होती है इननेट इम्यूनिटी और दूसरी इम्यूनिटी है एक्वायर्ड इम्यूनिटी, यानी वो इम्यूनिटी जो शरीर में अंदर हमारे स्वतः पाई जाती है जन्म से ही, और दूसरी जो हम एक्सटर्नली बाहर से गेन करते हैं, अचीव करते हैं। और एक्वायर्ड इम्यूनिटी भी फिर फर्दर दो तरीके की हो सकती है। इसमें एक्टिव इम्यूनिटी और पैसिव इम्यूनिटी इसके टाइप्स होते हैं। तो एक्वायर्ड इम्यूनिटी के फिर फर्दर दो टाइप्स हो गए, एक्टिव इम्यूनिटी और पैसिव इम्यूनिटी। और मेन इम्यूनिटी को हम ब्रॉडली दो तरीके से डिवाइड कर सकते हैं, एक मोटे तौर पर इन्नेट इम्यूनिटी एंड एक्वायर्ड इम्यूनिटी। चलिए अब इन्नेट इम्यूनिटी को थोड़ा और डिटेल में समझते हैं। एन इंडिविजुअल इज बोर्न विद मैनी डिफेंस मैकेनिज्म्स टू फाइट इन्फेक्शन विच फॉर्म इन्नेट इम्यून सिस्टम। यानी कोई ऑर्गेनिज्म है, कोई इंडिविजुअल है, वो कई प्रकार के डिफेंस मैकेनिज्म के साथ पैदा होता है टू फाइट इन्फेक्शन विच फॉर्म इन्नेट इम्यून सिस्टम। और ये जो कई प्रकार के जो डिफेंस मैकेनिज्म हैं जो किसी इंडिविजुअल में जन्म से ही प्रेजेंट होती हैं, उसके जन्म लेने के साथ ही प्रेजेंट होती है उसके अंदर, तो वो उसके इन्नेट इम्यून सिस्टम को फॉर्म करती हैं। यानी ऐसी डिफेंस मैकेनिज्म्स जो किसी पर्सन में जन्म से ही प्रेजेंट होती हैं, सिंस बर्थ विच आर प्रेजेंट, तो इनको हम इन्नेट इम्यून सिस्टम का पार्ट कहते हैं। इससे इन्नेट इम्यून सिस्टम बनता है। ओके, देन इट इज ए नॉन स्पेसिफिक डिफेंस मैकेनिज्म। ये एक नॉन स्पेसिफिक डिफेंस मैकेनिज्म है एंड फॉर्म्स द फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस which prevents the entry of pathogens inside the body। और ये उस नॉन स्पेसिफिक टाइप का डिफेंस मैकेनिज्म है, यानी विशेष तौर पे खासकर नहीं है, ये एक जनरल है। एंड फॉर्म्स द फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस, और ये सुरक्षा की या रक्षा का पहला स्टेज है, पहली लाइन को फॉर्म करता है। विच प्रिवेंट्स द एंट्री ऑफ पैथोजेंस इनसाइड द बॉडी, जो कि पैथोजेंस को बॉडी के अंदर एंटर करने से रोकती है। ओके, नेक्स्ट इज इट कंसिस्ट ऑफ 4 टाइप्स ऑफ बैरियर्स। इसमें 4 प्रकार के बैरियर्स शामिल होते हैं, या ये 4 प्रकार की बैरियर्स से मिलकर बनती है इन्नेट इम्यूनिटी। फर्स्ट इज फिजिकल बैरियर्स, यानी द फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस इन द बॉडी इज स्किन। तो हमारे बॉडी की जो फर्स्ट लाइन की डिफेंस है दैट इज स्किन एंड म्यूकस present on the epithelial layer of respiratory, urogenital and gastrointestinal systems। ठीक है, तो हमारे शरीर की जो फिजिकल बैरियर्स में आते हैं वो हैं जो स्किन और म्यूकस है, जो कि रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट की, यूरिनोजेनिटल ट्रैक्ट की या गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल सिस्टम्स की जो एपिथेलियल लेयर यानी आउटरमोस्ट जो लेयर है एपिथेलियम, वहाँ पर ये पाई जाते हैं, स्किन और म्यूकस। राइट, नेक्स्ट पॉइंट इज दीज हेल्प इन ट्रैपिंग द माइक्रोब्स विच एंटर आवर बॉडी। और ये हमारे शरीर में माइक्रोब्स जो कि एंटर करते हैं उनको ट्रैप करने में हेल्प करती है, यानी बॉडी के अंदर एंटर करने वाले माइक्रोब्स को ये चेक करती है, उनको रोकती है और उसको ट्रैप करने में सहायक है। नेक्स्ट सेकंड बैरियर है फिजियोलॉजिकल बैरियर। वो फिजिकल था, ये फिजियोलॉजिकल है। आप जानते हैं फिजियोलॉजिकल मीन्स फंक्शनल, राइट। सो माइक्रोबियल इन्फेक्शंस आर infected by tears of the eye। Microbial infections are prevented by tears of the eye, saliva present in the mouth and acid present in the stomach। तो जो माइक्रोबियल इन्फेक्शंस हैं इनको रोकने के लिए आंखों के अंदर टीयर्स पाए जाते हैं, मुंह के अंदर सलाइवा पाया जाता है एंड एसिड प्रेजेंट इन द स्टमक, और स्टमक के अंदर जो HCl है हाइड्रोक्लोरिक एसिड वो पाया जाता है। तो ये तीनों हमारे फिजियोलॉजिकल बैरियर्स के अंतर्गत आते हैं। आइस के अंदर पाए जाने वाले जो आंसू हैं, जो टीयर ग्लैंड्स हैं, जो आंसू हैं वो रोकते हैं माइक्रोब्स ग्रोथ को,
और माउथ के अंदर जो सलाइवा है, आप जानते हैं सलाइवा सलाइवरी ग्लैंड से रिलीज होता है हमारे माउथ के अंदर, और स्टमक के अंदर जो गैस्ट्रिक ग्लैंड से रिलीज होने वाला HCl है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, वो ये सारे फिजियोलॉजिकल बैरियर्स में आते हैं। नेक्स्ट कैटेगरी है सेल्यूलर बैरियर्स की। सेल्यूलर बैरियर्स मतलब पॉलीमॉर्फोन्यूक्लियर ल्यूकोसाइट्स, पॉलीमॉर्फोन्यूक्लियर ल्यूकोसाइट्स यानी PMNL, न्यूट्रोफिल्स भी कहते हैं इनको, आर सो कॉल्ड बिकॉज ऑफ द न्यूक्लियस विच इज मल्टी लोब्ड एंड अकर्स इन मैनी शिप्स। यानी सेल्यूलर बैरियर्स में जो पॉलीमॉर्फोन्यूक्लियर ल्यूकोसाइट्स है, PMNL, न्यूट्रोफिल्स, इनको इसलिए कहा जाता है ऐसा कि बिकॉज ऑफ द न्यूक्लियस विच इज मल्टी लोब्ड, इनका जो न्यूक्लियस है वो कई सारे लोब्स का बना होता है, उसमें बहुत सारे लोब्स होते हैं, एंड अकर्स इन मैनी शेप्स, और इस न्यूक्लियस के कई प्रकार के शेप्स भी होते हैं। यानी इसमें इनके न्यूक्लियाई में कई प्रकार के लोब हैं, कई प्रकार की शेप्स हैं इनकी, और कई इसमें लोब्स पाए जाते हैं। देन मोनोसाइट्स एंड लिम्फोसाइट्स। अब ये जो इसकी मोनोसाइट्स और लिम्फोसाइट्स हैं जो कि एनगल्फ हमारे ब्लड में पाए जाते हैं, एनगल्फ माइक्रोब्स प्रेजेंट इन द ब्लड, जो WBCs हैं बेसिकली, और जो लिम्फ की सेल्स हैं लिम्फोसाइट्स। तो मोनोसाइट्स और लिम्फोसाइट्स ये हमारे ब्लड के अंदर पाई जाने वाली जो माइक्रोब्स हैं उनको ये निगल जाती हैं, उनको ख़त्म कर देती हैं, खा जाती हैं। देन मैक्रोफेजेस एनगल्फ द माइक्रोब्स इन द टिश्यूज, और जो टिश्यूज के अंदर पाए जाने वाले माइक्रो ऑर्गेनिम्स हैं उनको ये मैक्रोफेजेस एनगल्फ कर जाते हैं, उनको निगल जाते हैं ये। तो ये हमारे यानी PMNL, न्यूट्रोफिल्स, मोनोसाइट्स, लिम्फोसाइट्स और मैक्रोफेजेस, ये हमारे सेल्यूलर बैरियर्स में आते हैं। ओके, इनेट इम्यूनिटी की पार्ट है ये भी। नेक्स्ट आता है साइटोकाइन बैरियर्स। साइटोकाइन बैरियर्स यानी सेल्स व्हेन इन्फेक्टेड बाय ए वायरस प्रोड्यूस केमिकल्स नोन एज इंटरफेरॉन्स। जो सेल्स जब वायरस के द्वारा इन्फेक्टेड होती हैं हमारे बॉडी की, तो ये एक विशेष प्रकार के केमिकल्स बनाती हैं जिनको हम इंटरफेरॉन्स कहते हैं, विच प्रोटेक्ट द अनअटैक्ड सेल्स बाय प्रिवेंटिंग द वायरस फ्रॉम टेकिंग ओवर द सेल्यूलर मशीनरी। यानी ये जो इंटरफेरॉन्स हैं ये क्या करते हैं, विच प्रोटेक्ट द अनअटैक्ड सेल्स बाय प्रिवेंटिंग द वायरस फ्रॉम टेकिंग ओवर द सेल्यूलर मशीनरी। जिन सेल्स के ऊपर वायरस का अटैक या वायरस का इन्फेक्शन हो चुका है उनसे और वायरस से जो अनअटैक्ड सेल्स हैं बॉडी की, उनको ये प्रोटेक्टेड रखती है इंटरफेरॉन्स जो केमिकल्स हैं, ताकि वो वायरस उस पूरी सेल्यूलर मशीनरी को टेक ओवर ना कर ले। ठीक है, तो वायरस के इन्फेक्शन से जो हमारे बॉडी की अनअटैक्ड अनइन्फेक्टेड जो सेल्स हैं उनको ये प्रिवेंट करती है, उनको प्रोटेक्ट रखती है, इंटरफेरेंस नामक केमिकल्स, ताकि बॉडी की पूरी सेल्यूलर मशीनरी, पूरी सेल्यूलर जो मैकेनिज्म है वो वायरस के इन्फेक्शन में अफेक्ट ना हो जाए। ठीक, चलिए, तो ये तो बात हुई इनेट इम्यूनिटी की। अब आते हैं एक्वायर्ड इम्यूनिटी पे। देखिए, एक्वायर्ड इम्यूनिटी इज स्पेसिफिक। अभी हमने देखा था कि जो इनेट इम्यूनिटी है वो नॉन स्पेसिफिक है, राइट, जबकि एक्वायर्ड इम्यूनिटी स्पेसिफिक है एंड इज एक्वायर्ड ड्यूरिंग वंस लाइफ टाइम, और ये एक व्यक्ति के लाइफ टाइम के दौरान एक्वायर की जाती है। यानी ये उस पेशेंट में उस पर्सन में सिंस बर्थ प्रेजेंट नहीं होती है ना। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि इनेट इम्यूनिटी किसी भी पर्सन के अंदर जन्म से ही मौजूद होती है, बीमारी से लड़ने की ताकत, और जैसे कि हमने देखा कि उसकी 4 बैरियर्स थे, जबकि एक्वायर्ड इम्यूनिटी एक स्पेसिफिक इम्यूनिटी है और ये हर व्यक्ति, हर पर्सन अपने लाइफ टाइम में इसको अचीव करता है, लाइफ टाइम में एक्वायर कर पाता है। ये सिंस बर्थ उसके बॉडी के अंदर मौजूद नहीं होती, राइट। नेक्स्ट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एक्वायर्ड इम्यूनिटी इज दैट, इस एक्वायर्ड इम्यूनिटी के बारे में एक सबसे खास बात यह है कि इट इज able to distinguish between self and non-self, which means that it attacks only the foreign bodies and not the cells of the body। देखिए कितनी अच्छी बात है
ये जो एक्वायर्ड इम्यूनिटी है, जैसा कि हम देख रहे हैं कि इसके एक सबसे महत्वपूर्ण विशेषता इसकी ये है कि ये सेल्फ और नॉन सेल्फ में अंतर करना जानता है। यानी इसमें सेल्फ और नॉन सेल्फ के बीच में डिस्टिंग्विश करना, इनको फर्क करना, इनको पहचानना इसको आता है। विच मीन्स दैट इट अटैक्स, इसका मतलब है कि ये केवल ओनली द फॉरेन बॉडीज, ये एक्वायर्ड इम्यूनिटी केवल जो बाहरी ऑब्जेक्ट्स हैं, जो बाहरी बॉडीज़ हैं, जो एक्सटर्नल एजेंट्स हैं, उन्हीं को केवल ये अटैक करती है, नॉट द सेल्स ऑफ द बॉडी। और हमारे बॉडी की जो सेल्स हैं, जो शुरू से प्रेजेंट हैं हमारे शरीर के अंदर, उनको ये एक्वायर्ड इम्यूनिटी अटैक नहीं करती। ठीक है, तो इसमें फ़र्क करने की क्षमता है कि कौन सी बॉडी सेल है, कौन सा फॉरेन बॉडी है, फॉरेन आर्टिकल है। ओके, नेक्स्ट इज द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ द एक्वायर्ड इम्यूनिटी आर एज फॉलोज। अब एक्वायर्ड इम्यूनिटी की क्या खास बातें हैं, वो कुछ इस प्रकार है। पहली चीज, इट शोज स्पेसिफिसिटी। तो एक्वायर्ड इम्यूनिटी में पहले तो स्पेसिफिसिटी पाई जाती है, यानी विशेषता, जो एक पर्टिकुलरिटी होती है। जैसे इसका मतलब ये हुआ कि इट इज एबल टू रिकॉग्नाइज द स्पेसिफिक एंटीजेंस और फॉरेन मॉलिक्यूल्स एंड विल एक्ट अगेंस्ट दीज मॉलिक्यूल्स ओनली। यानी ये स्पेसिफिसिटी इसमें इस प्रकार की पाई जाती है कि ये जो स्पेसिफिक एंटीजेंस हैं, है ना, जो बॉडी में बाहर से एंटर करते हैं, जो फॉरेन बॉडीज एंटर करती हैं शरीर के अंदर, उनको ये पहचान लेती है। और जो भी फॉरेन मॉलिक्यूल्स होते हैं, फॉरेन बॉडीज होती हैं, उन्हीं के अगेंस्ट इसकी एक्शन होता है, उन्हीं के खिलाफ ये काम करती है। राइट, देन सेकेंड इज इट प्रोड्यूसेस ए लार्ज नंबर ऑफ प्रोटीन्स। और एक्वायर्ड इम्यूनिटी में एक बड़ी संख्या में प्रोटीन्स प्रोड्यूस किए जाते हैं, जिससे कि विच एक्ट एज एंटीबॉडीज अगेंस्ट डाइवर्स फॉर्म ऑफ एंटीजेंस। और ये एक बड़ी संख्या में जो प्रोटीन्स प्रोड्यूस किए जाते हैं एक्वायर्ड इम्यूनिटी के दौरान, ये जो एंटीजेंस हैं, उन अलग अलग प्रकार की एंटीजेंस के, अलग अलग फॉर्म्स के एंटीजेंस के खिलाफ एक्शन करते हैं। ठीक है, तो एक बड़ी संख्या में प्रोटीन्स के प्रोडक्शन का मेन रीजन यही है कि जो भी डाइवर्स फॉर्म्स होती हैं एंटीजेंस की, एक्सटर्नल बॉडीज की, इन्वेडर्स की, उनके लिए ये एक्शन करे, उनके अगेंस्ट ये एक्शन करे। देन ड्यूरिंग द फर्स्ट अटैक बाय द एंटीजन, अब किसी भी एंटीजन के पहले अटैक के दौरान क्या करते हैं, इट किल्स द एंटीजन एंड कॉन्स्टिट्यूट्स द प्राइमरी रेस्पॉन्स। तो पहली जब कोई एंटीजन अटैक करता है शरीर के अंदर, तो पहली चीज तो ये एंटीजेंस को किल कर देती है, और इस प्रकार हमारी एक्वायर्ड इम्यूनिटी का एक प्राइमरी रेस्पॉन्स जो है तैयार किया जाता है। अब उसके बाद एट द सेम टाइम, और उसी के साथ साथ, इट रिटेन्स सम मेमोरी सेल्स विच ब्रिंग ए heightened immune response in if again attacked by the same pathogen or antigen, thus constituting the secondary response। अच्छा, उसके बाद जब प्राइमरी रेस्पॉन्स होता है, यानी फर्स्ट टाइम जब कोई एंटीजन अटैक करता है बॉडी में, तो ये उस एंटीजन को किल कर देते हैं, मार देते हैं, और ये हमारे एक्वायर्ड इम्यूनिटी का प्राइमरी रेस्पॉन्स होता है। अब उसी प्रकार एट द सेम टाइम इट रिटेन्स मेमोरी सेल्स विच ब्रिंग ए हाइटेंड इम्यून रेस्पॉन्स। और इसी प्रकार उसी के साथ साथ ये जो एनकाउंटर है, जो प्राइमरी रेस्पॉन्स है, उसको ये याद भी रखते हैं। एट द सेम टाइम इट रिटेन्स सम मेमोरी सेल्स, इसमें कुछ मेमोरी सेल्स भी होती हैं जो कि एक हाइटेंड इम्यून रेस्पॉन्स को प्रवेश शुरू कराती हैं, इफ अगेन बाय द सेम पैथोजन और एंटीजन, दस कंस्टिट्यूटिंग द सेकेंडरी रेस्पॉन्स। और इस प्रकार जब वही पैथोजन, जब वही माइक्रोब दोबारा उस शरीर को अफेक्ट करने की कोशिश करता है, दोबारा उसमें एंटर करता है या अटैक करता है, तो ये जो मेमोरी सेल्स हैं, इसके ज़रिए वो उस पैथोजन को पहचान लेता है, उसको याद आ जाती है, स्मृति आ जाती है,
और फिर इसके द्वारा ये सेकेंडरी रेस्पॉन्स क्रिएट कर सकती है। तो देखा आपने कि पहले तो फर्स्ट टाइम के एंटीजन को जो इन्फेक्शन था, उसको अटैक था, उसको ख़त्म करना प्राइमरी रेस्पॉन्स हुआ, और उसी प्राइमरी रेस्पॉन्स के बाद फिर ये रिटेन कर लेती है मेमोरी सेल्स के साथ, ताकि जब उसी पैथोजन का, उसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म का दोबारा से इन्फेक्शन होता है या अटैक होता है शरीर में, तो ये उसको पहचान के, उसको मेमोराइज करके सेकेंडरी रेस्पॉन्स क्रिएट करती है। ओके, चलिए अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक, इम्यून रेस्पॉन्स पे। इम्यून रिस्पॉन्स एक्चुअली देखिए, 2 टाइप्स ऑफ इम्यून रिस्पॉन्सेज आर ऑब्जर्व्ड इन ह्यूमंस। ह्यूमन बींग्स में 2 प्रकार के जो इम्यून रिस्पॉन्सेज हैं वो देखने को मिलते हैं। पहला है ह्यूमरल इम्यून रिस्पॉन्स, पहला तो है ह्यूमरल इम्यून रिस्पॉन्स, और दूसरा कहलाता है सेल मीडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स। ओके, तो पहले ह्यूमरल इम्यून रिस्पॉन्स को देखते हैं। इट मेनली ऑपरेट्स थ्रू एंटीबॉडी एंटीजन इंटरेक्शन। जो ह्यूमरल इम्यून रिस्पॉन्स है ये मुख्य तौर पे एंटीजन और एंटीबॉडी के इंटरेक्शन से संचालित होता है। ओके, संचालित होता है। इट मेनली ऑपरेट्स थ्रू एंटीबॉडी एंटीजन इंटरेक्शन। एंटीबॉडी और एंटीजन के आपसी प्रतिक्रिया, आपसी इंटरेक्शन से ये ह्यूमरल इम्यून रिस्पॉन्स ऑपरेट होता है। राइट, अब ये जो शब्द एंटीबॉडी है, इसका क्या मतलब है? एन एंटीबॉडी इज अ मॉलिक्यूल। एंटीबॉडी एक ऐसा मॉलिक्यूल होता है दैट इज सिंथेसाइज्ड बाय बी लिम्फोसाइट्स। जो एंटीबॉडीज है ये बी लिम्फोसाइट्स के द्वारा सिंथेसाइज किए जाने वाले मॉलिक्यूल्स होते हैं, और जो कि विच सर्कुलेट इन द बॉडी फ्लूइड यानी ह्यूमर एंड इज प्रोड्यूस्ड इन रेस्पॉन्स टू द प्रेजेंस ऑफ फॉरेन बॉडीज कॉल्ड एंटीजेंस। और बी लिम्फोसाइट्स के द्वारा सिंथेसाइज किए जाने के बाद ये जो एंटीबॉडीज नाम के मॉलिक्यूल्स हैं ये बॉडी फ्लूइड यानी ह्यूमर के जरिए सर्कुलेट होते हैं बॉडी में, और इट इज़ प्रोड्यूस्ड इन द रिस्पॉन्स टू, और जो फॉरेन बॉडीज, जो एंटीजेंस, जो एक्सटर्नल एजेंट्स शरीर के अंदर प्रवेश कर जाते हैं, उनके खिलाफ एक्शन करने के लिए, उनके खिलाफ रिस्पॉन्ड करने के लिए इन एंटीबॉडीज़ को हमारी बी लिम्फोसाइट्स तैयार करती हैं शरीर की इम्यूनिटी के लिए। नेक्स्ट पॉइंट है एन